हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुकेशन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए हम तीसरा पार्ट लेकर आ चुके हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी चैप्टर का, फिजिक्स चैप्टर 14 स्टार्ट करते हैं। तो हमारा स्टार्ट होता है एडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर। हमने पीछे पढ़ा था हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में, जिसमें हमने समझा था कि डैम्स से पानी नीचे गिरता है टरबाइन पर पड़ते ही काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है और वो टरबाइन को घुमाती है। घुमाने के बाद सीधा वो जनरेटर से कनेक्ट होती है, जहां पर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। अब पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। एक तो इट इज रेडीली मैं आपको बता दूं, हो गया है, हो जाता है कभी कभी। इट इज रेडीली एंड अबंडेंटली अवेलेबल एवरीवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी ये हमेशा तैयार और बिना किसी अबंडेंटली माने बिना परेशानी के उपलब्ध रहता है, हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी खर्चे के। पानी की बात कर रहे हो। इट इज इको फ्रेंडली, और ये बिल्कुल इको फ्रेंडली है, मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और किसी भी प्रकार का पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला कोई भी चीज या पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला कोई भी कार्य नहीं करता है। इट इज ए रिन्यूएबल सोर्सेस एज वाटर इटसेल्फ इज ए रिन्यूएबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस। एंड इट इज, यह है ए रिन्यूएबल सोर्स जैसा पानी अपने आप में रिन्यूएबल है, एंड वन और इनएग्जॉस्टेबल सोर्स, यानी कभी खत्म नहीं हुआ ऐसी चीज वस्तु है। अभी के लिए समझा रहा हूं। इट इज ए चीप सोर्स ऑफ एनर्जी, और बहुत सस्ता एनर्जी सोर्स है। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्टली इन्वेस्टमेंट, और इसमें बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता, लागत की आवश्यकता नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है सुनिए। डैम्स कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड ऑन ऑल रिवर साइड्स। पहला पॉइंट बता रहा है कि डैम्स जो है सभी रिवर साइड्स में नहीं आसानी से बनाए जा सकते। दूसरा पॉइंट है कि लार्ज एरियाज ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन एंड एग्रीकल्चर फील्ड्स गेट सबमर्ज माने होता है जलमग्न हो जाना, जल में डूब जाना। तो लार्ज एरियाज ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन, यानी बड़ा क्षेत्र मानव के बसावट का, एंड एग्रीकल्चर फील्ड, और खेती योग्य जो जमीन है, गेट सबमर्ज पानी में डूब जाती है, जलमग्न हो जाती है। पीपल फेस सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, और लोग पर्यावरणीय संबंधी और सामाजिक समस्याओं का सामना करते हैं। अगला है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट ऑफ अर्थ। जियोथर्मल एनर्जी पृथ्वी की गर्मी है, एंड इट इज द नेचुरली ऑक्योरिंग, और प्राकृतिक तौर पर प्राप्त की जाती है या पैदा होती है थर्मल एनर्जी, फाउंड जो पाई जाती है विद इन द रॉक फॉर्मेशन, निर्मित चट्टानों में, एंड द फ्लूइड हेल्ड विद इन दोस फॉर्मेशन, और द्रव्य जो बनता है चट्टानों में उनमें। एनर्जी हार्नेस्ड फ्रॉम द हीट ऑफ सन इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। यानी जो हीट है चट्टानों से निकलने वाली और सूरज की गर्मी से मिलकर के क्या नाम बनता है इसका, जियोथर्मल एनर्जी। मैग्मा इज फॉर्म, मैग्मा जानते होंगे आप, लावा। मैग्मा इज फॉर्म्ड व्हेन दिस हीट मेल्ट्स। मैग्मा बनता है जब ये ऊष्मा पिघलती है, यानी जब पिघलती है तो उससे हीट बनती है रॉक चट्टानों में। द रॉक एंड हॉट गैसेस, ये चट्टाने और उनमें निकलने वाली गर्म गैसें आर कॉल्ड कहलाती है मैग्मा। द मैग्मा गेट्स कलेक्टेड, मैग्मा को इकट्ठा किया जाता है, सब ये इकट्ठा हो जाता है सम डेप्थ, कुछ गहराई में, बिलो द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह के नीचे। दीज प्लेसेस कॉल्ड, ये प्लेसेस को कहा जाता है हॉट स्पॉट। क्या कहा जाता है? हॉट स्पॉट। यानी जो चट्टानों से निकलने वाला मैग्मा है वो पृथ्वी में इकट्ठा हो जाता है, जो बहुत गर्म होता है, वही जगह हॉट स्पॉट कहलाती है। वैन मान जब अंडरग्राउंड वाटर कम्स, जब नीचे से निकलने वाला पानी बाहर आता है इन कॉन्टेक्ट संपर्क में, तो दीज हॉट स्पॉट, इन हॉट स्पॉट के इट चेंजेस इनटू स्टीम, तो ये उस पानी को भाप में बदल देता है, विच कैन बी यूज, जिनका प्रयोग किया जाता है टू कन्वर्ट करने में इलेक्ट्रिसिटी। अब पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। एक तो रिन्यूएबल है और इनएक्सपेंसिव, ज्यादा खर्चीला नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, सुनिए जियोथर्मल का। एक तो ओनली ए फ्यू साइट्स आर अवेलेबल फॉर हार्नेसिंग एनर्जी, यानी बहुत ही कम क्षेत्र या बहुत ही कम जगह है ऐसी जहां पर इसे आसानी से ऊर्जा को प्राप्त किया जा सके, और ये एक्सपेंसिव भी है, खर्चीला भी है, ढूंढने में खर्चीला है, वैसे खर्चीला नहीं है। अब पढ़ते हैं बेटा ओशन एनर्जी। The oceans acquire almost 71% of surface of the earth.
यानी ओशन यानी महासागरों में लगभग 71% जो है पृथ्वी की सतह का पानी है। द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर, भरपूर मात्रा में पानी प्रेजेंट में उपस्थित रहता है इन दैम, इसमें डिड नॉट एक्ट एज ए बिग कलेक्टर ऑफ सोलर हीट एनर्जी, और नहीं कार्य करता है बड़े भंडारित रूप में सोलर हीट एनर्जी का, बट ऑल्सो बल्कि स्टोर इकट्ठा करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बड़ी मात्रा में, ड्यू टू जिसकी वजह से हाई स्पेसिफिक हीट क्या पैदा होती है, उच्च ऊष्मा। 10 मान इस प्रकार ओशन वाटर जो महासागर का पानी है कैन बी यूज, प्रयोग किया जा सकता है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में। मैं आपको दोबारा बता दूं कि ओशन में 71% पानी है पृथ्वी की सतह का लगभग, उसमें लहरें पैदा होती हैं, साथ ही साथ अगर हम देखें सूरज की गर्मी पड़ती है तो वहां पर भी ऊष्मा पैदा होती है। तो इसका प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन करते कैसे वो हम आगे बताएंगे, इनको डिवाइड करने के आधार। मेन फॉर्म्स ऑफ ओशन एनर्जी की कैसे होता है, तो नंबर 1 है ओशन थर्मल एनर्जी। पहला, द एनर्जी यानी ऊर्जा अवेलेबल रहती है ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर पर तापमान के आधार पर, बिटवीन द डीपर लेवल्स, गहराई के स्तर पे, एंड सरफेस सतह पर, ओशियन की इज कॉल्ड ओशन थर्मल एनर्जी। क्या कहलाती है, ओशन थर्मल एनर्जी, यानी महासागर में गहराई और ऊपरी सतह दोनों के तापमान में अंतर होता है, उससे प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा ओशन थर्मल एनर्जी है। दूसरा है ओशियन टाइडल एनर्जी। अब टाइडल क्या होता है, ज्वार भाटा। द राइज ऑफ ओशियन, राइज माने उठना, ओशन माने महासागर के पानी का, वाटर माने पानी का, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द मून, चंद्रमा के आकर्षण की वजह से, इज रेफर्ड टू एज हाई टाइड, उसे कहा जाता है उच्च ज्वार, एंड इट्स फॉल, इसका गिरना लो टाइड कहलाता है, यानी भाटा। द इनॉर्मस मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी का लगातार गति करना, ड्यू टू हाई एंड लो, यानी ज्वार और भाटा, यानी हाई टाइड और लो टाइड में प्रोवाइड प्रदान करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बड़ी मात्रा में ऊर्जा, जिसे हम ओशन टाइडल एनर्जी कहते हैं। समझ गए ना, यानी मून अट्रैक्ट करता है तो हमारी ओशन की वाटर ऊपर उठ गया और कभी नीचे आ गया, ऊपर उठ गया नीचे आ गया, तो ऊपर उठना ये कहलाएगा हाई टाइड, ठीक है, और नीचे वाला हिस्सा कहलाएगा लो टाइड। समझ गए ना बेटा, यही समझाना था, वो नीचे वाला हिस्सा कहलाएगा लो टाइड, इसे ही हम कहते हैं टाइडल एनर्जी। अब आता सी वेव, इस समुद्र की लहरें, लहरें इस तरीके से चलती है। द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाई स्पीड सी वेव्स, एनर्जी पैदा की जाती है तेज गति से चलने वाली समुद्र की लहरों से, रेफर्ड टू, जिन्हें दर्शाया जाता है सी वेव एनर्जी के नाम से। इनफैक्ट वास्तव में हाई स्पीड सी वेव्स, तेज गति से चलने वाली समुद्र की लहरें, हैव ए लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्या होती है, उनमें भरपूर मात्रा में काइनेटिक एनर्जी होती है, एसोसिएटेड विद देम, जो उनसे जुड़ी हुई है, विच कैन बी यूज, जिनका प्रयोग किया जाता है, ड्राइव डायनामोस, चलाने के डायनेमोस, विच कन्वर्ट, जो बदल देते हैं काइनेटिक एनर्जी को इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी सी वेव्स में भरपूर मात्रा में काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसका प्रयोग हम किसमें करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। अब आता है न्यूक्लियर ड्यूटोरियम ऑफ ओशियंस, ये इतना इंपॉर्टेंट इस क्लास में नहीं है, वैसे इंपॉर्टेंट है। द ओशन वाटर कंटेन्स एन अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ हैवी हाइड्रोजन आइसोटोप कॉल्ड एज ड्यूटोरियम। आपने आइसोटोप के बारे में पढ़ा होगा चैप्टर 4 में केमिस्ट्री में। तो ओशन वाटर यानी महासागर का पानी में कंटेंट्स माने होता है अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ हैवी हाइड्रोजन आइसोटोप, यानी भरपूर मात्रा में हाइड्रोजन का आइसोटोप, जिन्हें हम ड्यूटोरियम कहते हैं, विच इज आइसोटोप हाइड्रोजन हैविंग 1 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस, यानी आइसोटोप में 1 न्यूट्रॉन होता है इनके न्यूक्लियस में। साइंटिस्ट आर वर्किंग हार्ड, वैज्ञानिक बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं, टू प्रोड्यूस, पैदा करने के लिए एनर्जी, ऊर्जा, बाय कैरिंग कंट्रोल, नियंत्रण करके न्यूक्लियर फिजन, किस पर, न्यूक्लियर फिजन पर, किसके, आइसोटोप के, या कह सकते हैं ड्यूटेरियम के। द प्रोसेस इज स्टिल इन इट्स एक्सपेरिमेंट स्टेज, ये प्रोसेस अभी चल रही है, इसलिए मैंने कहा था कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है एनर्जी फ्रॉम सैलिनिटी ग्रेडियंट इन सीज, क्या है ये समझते हैं। द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, डिफरेंस माने अंतर होता है, कंसंट्रेशन माने केंद्रण में, साल्ट माने नमक के, इन द वाटर, पानी में,
आप जानते हैं हर जगह के पानी में नमक की मात्रा होती है ओशन के में, किसी में ज्यादा किसी में कम। तो वही कह रहा है वो कि डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, नमक की केंद्रण की मात्रा से संकेंद्रण का अंतर होता है इन द वाटर, पानी में, ऑफ 2 और मोर सीज, एक या एक से अधिक सागरों में, इसको कहलाता है सैलिनिटी ग्रेडियंट। क्या कहलाता है? सैलिनिटी ग्रेडियंट। समझ में आ गया? यानी सागर के पानी में पाए जाने वाली नमक की मात्रा के अंतर ही को ही हम क्या कहते हैं? सैलिनिटी ग्रेडियंट। दिस सैलिनिटी ग्रेडियंट इज नाउअडेज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी। इसी सैलिनिटी ग्रेडियंट्स का यूज हम करते हैं एनर्जी पैदा करने के लिए, और विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सुटेबल टेक्निक्स, इस सही तकनीक के द्वारा। ये भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझा दिया। अब आता है सी वेजिटेशन या बायोमास। सी वेजिटेशन या समुद्र की वनस्पतियां और बायोमास यानी जैव इज अनदर डायरेक्ट सोर्स, दूसरा सीधा स्रोत है एनर्जी का। बिकॉज क्योंकि द एनर्मस अमाउंट ऑफ सी वीड यानी इनर्मस भरपूर मात्रा में सी वीड्स या समुद्र की जो खरपतवार है या वनस्पतियां हैं प्रेजेंट मान उपस्थित रहती है इन द सी वाटर, समुद्र के पानी में, प्रोवाइड्स प्रदान करती है एन एंडलेस सप्लाई ऑफ मीथेन फ्यूल, यानी एंडलेस कभी ना खत्म होने वाली मीथेन के ईंधन को। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज पड़े, इसका नुकसान सबसे बड़ा है कि यूनिफॉर्म टाइडल एक्शन इज नॉट सीन, यानी कभी भी हम सागर में लगातार हर समय समान रूप से टाइडल का या कह सकते हैं ज्वार भाटे की क्रिया को नहीं देख पाते। यही सब थोड़ी कमी है, इसलिए इससे हम नहीं बना पाते। अब पढ़ते हैं बायोमास। बायोमास आप जानते होंगे, आज भी जिसे हम बायोगैस के रूप में यूज करते हैं, कि बायोमास इज डिफाइंड एज ए लिविंग मैटर। बायोमास को दर्शाया जाता है जैविक पदार्थ के रूप में, और इट्स रेसिड्यू एंड इज ए रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, या रेसिड्यू यानी लगातार यूज किया जाने वाला रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। द बायोमास इंक्लूड्स ऑल द न्यू प्लांट्स ग्रोथ। बायोमास में नए पैदा होने वाले या विकसित होने वाले पौधे, खेती और जंगलों के रेजिड्यूज यानी खराब चीजें, अपशिष्ट चीजें हैं, जैसे बायोगैसेस, डार्क सी डस्ट, वुड सेविंग, रूट्स, एनिमल ड्रॉपिंग, ये सारी चीजें। कार्बोनेसियस यानी कार्बन एसियस वेस्टेज यानी कार्बन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे सीवेज, गार्बेज यानी कूड़ा, नाइट सॉइल मिट्टी, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक इन्फ्लुएंट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, और जैविक, बायोडिग्रेडेबल माने जैविक जो पदार्थ निकलते हैं इंडस्ट्रीज से, वो सारी चीजें बायोमास में आते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। तो इट इज सोर्स ऑफ कन्वेंशनली यूज्ड फ्यूल्स। यह है कन्वेंशनली यूज किया जाने वाला ईंधन है, दैट आर यूज्ड, जो प्रयोग किया जाता है इन अवर कंट्री, हमारे देश में। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए जैसे काउ डंग के यानी गाय के गोबर के जो उपले हैं, लकड़ियां हैं, कोयला है, चारकोल है, ये सब इसी प्रकार के। तो ये हमारा पार्ट खत्म हो चुका है। मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।